तो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके ही अपने YouTube चैनल एसेट्स एंड यू पे। सबसे पहले ये आशा करता हूँ कि ये रंगों का त्यौहार आपके जीवन में खुशियाँ लेकर के आएगा। विशिंग ऑल माय व्यूअर्स अ वेरी वेरी हैप्पी होली। सो दोस्तों आज का वीडियो जो है हमने बनाया है, आज होली का त्यौहार है। सो आइडिया ये था कि पिछले साल होली के मुकाबले होली 2021 से लेकर के 2022 के होली के बीच में स्टॉक मार्केट ने क्या रंगत दिखाई है, कैसा रहा है बीता हुआ एक साल। राइट, ये साल रहा है मल्टी बैगर्स का, रिकॉर्ड हाई बने हैं, काफ़ी वाइल्ड वॉलेटिलिटी हमने देखा है मार्केट में। और पिछला साल खास इसलिए भी था कि काफ़ी सारे जो हैं पब्लिक इशुएंस हुए थे, काफ़ी सारी कंपनीज जो हैं पब्लिक हुई थी। और कायदे से बताऊं तो पिछला एक साल जो है वो पूरा रोलर कोस्टर राइड आप कह लो इन्वेस्टर्स के लिए था, क्योंकि मार्केट्स अगर ग्लोबली अगर आप बात करो तो ग्लोबली भी मार्केट्स ने नए हाई स्केल किए हैं। और साथ ही साथ जो है काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसने इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को तोड़ने का भी काम किया है। सो ये सारी बातें अपन वीडियो पे करेंगे। उससे पहले जो है अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो आशा करता हूँ कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल बटन पे क्लिक करेंगे ताकि आपके पास जो है सारी नोटिफिकेशंस आती रहे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बता रहा था कि पिछला एक साल जो है काफ़ी इवेंटफुल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं स्टॉक मार्केट में जिसने काफ़ी कॉन्फिडेंस भी दिया है। काफ़ी सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसने इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को तोड़ने का काम किया है। राइट, तो अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि आज होली है, राइट, और मैंने शुरू में बताया था कि पिछले साल के होली से इस साल के होली में क्या चेंजेस आई हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि अक्टूबर 19 2021 के बाद से, राइट, सो अक्टूबर 19 2021 के बाद से मार्केट जो है वो 16% के आसपास जो है वो बढ़ते हुए अपने को दिखा है। राइट, वो रिबाउंड अपने को दिखा है। अक्टूबर 19 को जो है मार्केट ने अभी लास्ट हाई बनाया था। उसके बाद से जो है बहुत सारे इवेंट्स हुए थे जिससे मार्केट गिर रहा था। बट अगर हम आज की बात करें, मतलब 17 मार्च 2021 की, आज 18 तारीख को जो है बाजार बंद है, लेकिन 17 तारीख की अगर बात करें तो 19 अक्टूबर के बाद से 16% का जो है रिबाउंड अपने को देखने को मिला है। पिछले एक महीने से जो है पूरा मार्केट यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर के थोड़ा ट्रबल्ड था। साथ ही साथ जो है अपने को देखने को मिला है कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो बढ़े हैं, ऑलमोस्ट वो $100 के आसपास हो चुका है। तो ये भी जो है एक नेगेटिव चीज़ अपने को देखने को मिली थी। बट ये सब चीज़ों को देखने के साथ जो है ना, लोगों ने मतलब ऐसा मान लिया था कि बेयर फेज में इंडियन मार्केट घुस चुका है। राइट, बुल रन जो कि स्टार्ट हुआ था 2020 में, मतलब जब कोविड-19 पहली बार आया था, मार्केट एकदम से क्रैश हुआ था और उसके बाद से जो मार्केट ने तेजी दिखाई थी, सो वो बुल मार्केट के बाद से जो है पिछले 2-3 महीनों से जो है लोगों ने ऐसा मान लिया था कि बेयर फेज में इंडियन मार्केट जा चुका है। लेकिन मार्केट जो है वो इतना रेजिलियंट है कि अगर आप बात करोगे तो बीएसई सेंसेक्स जो 30 स्टॉक की एक इंडेक्स है, बीएसई सेंसेक्स की मैं बात करूं, बीएसई सेंसेक्स ने जो है 5000 पॉइंट के आसपास का जो है तेजी दिखाया है और निफ्टी 50 जो है उसने 1400 पॉइंट्स के आसपास बढ़ोतरी दिखाई है। ठीक है, सो ये जो है ब्रॉडर मार्केट में अगर तेजी दिख रही है तो ये अपने को अच्छी बात है। इस दरमियान जो है 15 मार्च वाला जो दिन जो था वो इकलौता ऐसा दिन था जब मार्केट लाल हुआ था। उसके अलावा जो है काफ़ी अच्छा अपने को इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। अगर मैं बात करूं पिछले होली और इस होली के बीच में, तो इंडियन स्टॉक मार्केट जो है उसने काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ दिखाया है। ठीक है, सो बीएसई सेंसेक्स जो है वो 16% बढ़ा है और निफ्टी 50 की अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ ना तो ये 1400 को अगर कंसिडर कर लेते हैं तो निफ्टी 50 पिछले होली से अभी के होली के बीच में जो है 17% का इसने इंक्रीमेंट दिखाया है। ठीक है, सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि एक साल में अगर आपको 16-17% का जो है अपसाइड देखने को मिल रहा है तो ये बहुत एनकरेजिंग चीज़ है। राइट, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे इंसिडेंट, ठीक है, जिसने पिछले एक साल में काफ़ी हलचल मचाई थी बाजार में। ठीक है, तो आई एम नॉट श्योर कितने सारे लोगों को ये याद है। सो ये एक शिप है, राइट, शिप कहना ठीक नहीं होगा, पानी पे चलती है, बट ये बेसिकली एक ह्यूज कंटेनर वेसल है। ठीक है, उसका नाम एवरग्रीन था, जो कि सुएज कनाल, जो कि पिछले साल 23 मार्च 2021 को एक इवेंट हुआ था जिसमें ये एवर गिवन शिप सैंडस्टॉर्म में फंस गई थी और ये सुएज कनाल पे जो है अटक गई थी। तो सुएज कनाल क्या है ना कि एक पैसेज है, ठीक है, एक कनाल है जो कि इकोनॉमिक ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोबिलाइज करता है। राइट, सामान का इधर से इधर ट्रांसफर करना, और ये काफ़ी बिजी रूट है। अगर मैं बात करूं तो
काफ़ी सारे जो सेक्टर्स हैं, राइट, फूड, फ्यूल, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, तो ये एक देश से दूसरे देश जो हैं ये शिपिंग का काम करती है। और ये जो रूट है ये काफ़ी प्रीडोमिनेंट रूट है, राइट, काफ़ी व्यस्त रूट है, और इसमें जो है काफ़ी सारे देशों में इंटर कंट्री जो व्यापार होता है वो होता है, ठीक है। सो हुआ ये था कि पिछले साल 23 मार्च 2021 को ये एवर गिवन शिप सैंडस्टॉर्म में आकर के फंस गई थी, और इसने जो है कनाल को ही ब्लॉक कर लिया था। ये काफ़ी बड़ी शिप है, अगर मैं आपको दूसरा तस्वीर दिखाता हूँ। सो कुछ ऐसा हो गया था, ये शिप जो है, सैंडस्टॉर्म आया, शिप का जो है वो बैलेंस बिगड़ गया, नेविगेट नहीं कर पाई और ये जाकर के अटक गई। सो एसेंशियली ये हुआ कि उसने जो है ये पूरा रास्ता यहाँ पे जो है ब्लॉक कर लिया था, ठीक है। अब ये जो क्राइसिस हुई थी वो थोड़े दिनों के बाद जो है इसको निकाल लिया गया था, बट ये क्राइसिस ने अपने को सिखाया था कि जो वीक सप्लाई चेन है उसने उसको बहुत बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया था, ठीक है। जो सप्लाई चेन है उसमें अगर एक शिप के अटक जाने से अगर इतना डिले हो सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट था, ठीक है, सो वो बीच में जो अपने को देखने को मिला था वो था एक राइज इन प्राइस, ठीक है। सो प्राइस राइज हुई थी। सो प्राइस राइज से मेरा मतलब ये है कि जो शिपिंग डिलेज हुआ था उससे जो डे टू डे के जो आइटम्स हैं, राइट, जैसे फूड, फ्यूल, मैन्युफैक्चरिंग के आइटम वगैरह, वो उसमें डिले होने लग गया था। तो उस चक्कर में जो मार्केट में ऑलरेडी जो कमोडिटीज़ अवेलेबल थे उनके प्राइस जो है ऐसे भाग गए थे ऊपर। उसके अलावा जो है नॉक ऑन डिलेज जो है अपने को देखने को मिला था। सो नॉक ऑन डिलेज ये होता है कि जैसे कोई सेक्टर जो है ना, अगर वहां पे पहले से कुछ सप्लाई की किल्लत चल रही है, राइट, जैसे सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। सो सेमीकंडक्टर्स में जो है ऑलरेडी शॉर्टेज चल रहा है। अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा था कि टाटा मोटर जो है वो ऐसे गिर गई थी धड़ाम से। उसके पीछे एक रीज़न ये था कि सेमीकंडक्टर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और टाटा मोटर जो कि मैन्युफैक्चरर है उनको वो की इनपुट कंपोनेंट मिल ही नहीं रहा था, तो प्रोडक्शन पे जो है काफ़ी हिंड्रेंस आ रही थी। तो यहाँ पे जो दूसरा इकोनॉमिक इंपैक्ट हुआ था वो था नॉक ऑन डिलेज का, जिसमें जिस सेक्टर में पहले से किल्लत है कुछ सामान की, तो उसका सप्लाई भी जो है वो और डिले हो रहा था, ठीक है। तो अब ये वीक सप्लाई चेन की वजह से जो है मार्केट ने काफ़ी शार्पली रिएक्ट किया था, और मार्केट काफ़ी तेज गिरा था, ठीक है। लेकिन इस इवेंट के बाद जो अपने को समझ में आई जो चीज़ वो ये थी कि मार्केट को तुरंत रियलाइज़ हो गया कि इम्पैक्ट उतना भी बड़ा नहीं था जितना कि लोगों ने एंटिसिपेट किया था। ऑलमोस्ट 3% मार्केट गिरने के बाद जो है वो फिर से रिवर्सल दिखाया था, और फिर मार्केट जो है ऊपर चली गई थी। एक दूसरा इवेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो था एक चाइना बेस्ड रियल एस्टेट एवरग्रांड ग्रुप का। सो हम उस पर चलते हैं, और इसको जो है ना बहुत सारे लोगों ने लेमन ब्रदर 2 मान लिया था, ठीक है, 2.0। सो लेमन ब्रदर आपको याद होगा, ये 2008 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसमें एक स्टोरी थी उसकी। बट पिछले साल जो है ये ग्रुप, जो कि चाइना की इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेकेंड सबसे बड़ी रियल एस्टेट ग्रुप है, उसने जो है 300 बिलियन के डेट पे, मतलब वहाँ पे पूरा एक्सपेक्टेशन था कि ये डिफॉल्ट कर जाएगी। इन्वेस्टर जो हैं ये न्यूज़ सुनते ही मार्केट छोड़ने लगे थे, क्योंकि उनको लगा था कि यार अभी ये दूसरा क्राइसिस आ जाएगा। लेकिन तुरंत ही जो है मार्केट ने फिर से रियलाइज कर लिया कि स्कोप ऑफ इन्फ्लुएंस जो है ना इस चाइनीज फर्म का काफ़ी लिमिटेड है, और मार्केट जो है थोड़ा सा डिस्काउंट करने के बाद वो फिर से जो है ऊपर उठने लगा था, ठीक है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान के मार्केट की, ठीक है। सो ग्रोथ इन इंडियन मार्केट भी जो है वो लार्जली सेक्टर ड्रिवन था। अगर हम बात करें तो इंडिया में जो है वो बीएसई पावर, राइट, सो बीएसई पावर और बीएसई यूटिलिटीज। सो अगर मैं बात करूं बीएसई पावर एंड यूटिलिटीज, सो बीएसई पावर एंड यूटिलिटीज जो है वो टॉप गेनर थे इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं अमॉन्ग द सेक्टोरल इंडिसेस, राइट। दोनों ने मोटा मोटा जो है 59% का ग्रोथ दिखाया था, अपसाइड दिखाया था। ये इंडियन मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। साइक्लिकल रिकवरी भी जो है अपने को देखने को मिली थी मेटल प्राइस में, और बीएसई मेटल जो है वो मोटा मोटा 56% का जो है उसने ग्रोथ दिखाया था। 56% जो है वो मेटल साइड से जो है अपने को देखने को मिला था। दूसरे सेक्टर जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल, स्मॉल कैप, रियल्टी, टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, कैपिटल गुड्स, वहाँ पे भी जो है अपने को नॉर्थ ऑफ 30% जो है बाकी अदर सेक्टर्स में भी अपने को देखने को मिला था। सो प्लस 30% का वहाँ पे भी अपने को अपसाइड देखने को मिला था। कायदे से अगर मैं बात करूँ तो केवल एफएमसीजी, ऑटो और फाइनेंस जो हैं वो थोड़ा पीछे रह गए थे, और वहाँ पे जो अपने को सिंगल डिजिट रिटर्न देखने को मिला था। अब उसके पीछे रीज़न सबसे बड़ा ये है कि फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह में जो है अगर आप देखोगे तो कोविड जैसा जो इम्पैक्ट आया था, तो सबसे पहले जो है वो बीएफएसआई सेक्टर को ही इम्पैक्ट करते हैं। एफएमसीजी कंपनीज जो हैं उनके साथ इशू हुआ था कि मार्जिन प्रेशर आ रहे थे, क्योंकि हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट वगैरह बढ़ गया था।
तो वहाँ पे जो है उनको थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा था, और जबकि ऑटो मैन्युफैक्चरर जो हैं वो डील कर रहे थे शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर, जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले सुएज कैनाल वाले टाइम पे बता रहा था कि जो नॉक ऑन डिलेज जो होती हैं, तो वहाँ पे सेमीकंडक्टर जैसी जो स्पेस है जहाँ पे ऑलरेडी शॉर्टेज चल रहा था, तो उस चक्कर में जो है ऑटो कंपनीज भी जो है वो पिटी थी। ठीक है, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले साल में जो है अपने को कुछ कुछ मल्टी बैगर्स जो हैं स्टॉक देखने को मिले हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आपको आ जाएगा पोलो क्वीन का, पोलो क्वीन इंडस्ट्रियल एंड फिनटेक लिमिटेड। अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो पिछले एक साल में 13 अप्रैल 2021 को जो है ये 86 पैसे का एक स्टॉक मिल रहा था। आज के डेट में अगर मैं बात करूँ 17 मार्च को जो है 77 रुपये 20 पैसे के आसपास जो है ये ट्रेड हो रही है। ठीक है, तो अगर इसका मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो पोलो क्वीन ने जो है ऑलमोस्ट 7620% का रिटर्न निकाल करके दिया है एक साल में। ठीक है, जो कि एक मल्टी बैगर रिटर्न है। पोलो क्वीन जो है वो बेसिकली एफएमसीजी स्पेस में काम करती हैं। आप अगर इसके वेबसाइट पे जाकर के देखोगे तो आपको थोड़ा और डिटेल मिल जाएगा, बट मेरा पॉइंट ये है कि मैं बता रहा था कि पिछले एक साल में क्या क्या मल्टी बैगर स्टॉक्स अपने को देखने को मिले हैं। सो पोलो क्वीन जो है वो नंबर 1 पे है। 7620% का रिटर्न इसने एक साल में निकाल करके दिया है। ₹1 का भी शेयर नहीं हुआ करता था, और आज के डेट में जो है ये ऑलमोस्ट 77 रुपये पर शेयर के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दूसरा, अगर मैं मल्टी बैगर शेयर की बात करूँ तो वो है ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड। तो ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड जो है वो मतलब इसने 1758% का रिटर्न निकाल करके दिया है। 1758% का रिटर्न एक साल में निकाल करके दिया है। अगर आप इसकी बात करोगे तो ये इसका 52 वीक लो जो है ₹3.5 का जो है स्टॉक मिल रहा था, ये आज के डेट में ₹70 का मिल रहा है आपको। ठीक है, तो ये भी जो है वन ऑफ द मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं जो अपने को पिछले एक साल में दिखे हैं। मैं अगर कुछ और मल्टी बैगर स्टॉक्स की बात कर लूँ तो नेशनल स्टैंडर्ड इंडिया लिमिटेड जो है वो 1166% का रिटर्न निकाल करके दिया है। 1166% का जो है उसने निकाल करके दिया है NSIL, नेशनल स्टैंडर्ड इंडिया लिमिटेड। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी, इसको आप चौथा मल्टी बैगर मान लीजिए। इसका मार्केट कैप 2000 करोड़ के ऊपर है, और 4 डिजिट का रिटर्न इसने निकाल करके दिया है पिछले होली के मुकाबले। अगर मैं इसकी कंपैरिजन करूं पिछले होली से तो ये 1132% का रिटर्न निकाल करके दिया है इसने, 1132% का। ये इस कंपनी का नाम है आपको लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पिछले साल के जो है सबसे बड़े डिसअपॉइंटमेंट वगैरह जो अपने को देखने को मिले स्टॉक मार्केट में। सबसे पहला नाम आएगा आपको पेटीएम का, ऑफ कोर्स। तो पेटीएम IPO जो है ना सर, वो 2 चीज़ों के लिए याद किया जाएगा, मतलब ये अमर हो चुका है। 2 चीज़ों के लिए जो है ये जाना जाएगा। सबसे पहला जो है वो ये था कि लार्जेस्ट IPO था ये इंडिया में। ठीक है, और दूसरा ये था कि मार्केट ने इसको कितनी बुरी तरह से पीटा था ओवर वैल्यूड होने के चक्कर में। तो अगर मैं बात करूं तो ये स्टॉक जो है 2000 का लेवल इसने टच कर लिया था, और आज के डेट में ये 600 के आसपास मिल रहा है। ठीक है, तो इतना बड़ा एंटिसिपेशन था कि पेटीएम जो है जब पब्लिक हो रही थी तो इंडिया का जो है सबसे लार्जेस्ट IPO था, बट उसके बाद लिस्ट होने के बाद से ही जो है ये गिरा ही जा रहा है। अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो ये ऐसे गिरता ही जा रहा है, और एक्चुअली मार्केट ने जो है इसको इसकी जगह दिखा दी है, क्योंकि जब ये लिस्ट हो रहा था तभी काफ़ी ओवर वैल्यूड था, और समय के साथ जो है इसका ट्रू वैल्यू पे जो है मार्केट ने ला करके इसको पटक दिया है। ठीक है, और सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि पेटीएम तब आया था जब उस समय जो भी IPOs वगैरह हो रहे थे तो सारे के सारे ओवर सब्सक्राइब्ड हो रहे थे, बट पेटीएम का वैल्यूएशन जो है मैनेजमेंट ने ऐसा रखा था कि उसको सपोर्ट ही नहीं मिल पाया, और वो मतलब मुंह के बल गिर गई। तो आज के डेट में अगर आप बात करोगे तो मोटा मोटा जो है ये 1/3 प्राइस पे मिल रहा है आपको, प्राइस ऑफ IPO। ठीक है, तो हर चीज़ जो है मतलब लोग सोचते हैं, काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार लॉट लग जाए तो अपने को जो है लिस्टिंग गेन वगैरह मिल जाएगा, बट इतना आसान भी नहीं है। अगर स्टॉक मार्केट इतना आसान होता तो सभी लोग जो है करोड़पति बने बैठे होते हैं आज के डेट में। तो ये सब जो है मतलब वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपको बस यही बताना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट जो है अपने को हमेशा लर्निंग अपॉर्चुनिटी देता रहता है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसको आप केवल ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक रियलिटी चेक मिल जाएगा कि ऊँट किस करवट बैठ रहा है, राइट। ये पिछला एक साल जो है वो क्लियर एग्जांपल है कि मार्केट जो है वो करेक्ट भी होता है। काफ़ी सारे जो है सेवरल माइक्रो एंड मैक्रो फैक्टर्स होते हैं जो मार्केट को इफेक्ट करता है, बट अगर लॉन्ग टर्म में आप बात करोगे ना तो लॉन्ग टर्म में मार्केट केवल रिएक्ट करता है न्यूज़ को, और नॉइज़ को जो है ये अवॉइड करता है। ठीक है, सो आप इन्वेस्टर से मेरा बस यही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को देख करके घबराएं नहीं, नर्वस नहीं हो, फंडामेंटल्स के साथ जो है जुड़े रहें। स्टॉक सिलेक्शन आपने अच्छा किया है तो ऑफ कोर्स इन ड्यू कोर्स आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो पेशेंस जो है वो की है,
स्टॉक मार्केट में बने रहना है तो संयम के साथ जो है बने रहना है और घबराना नहीं है छोटी छोटी चीज़ों पे। तो आशा करता हूँ कि ये जो नया साल है, इस साल होली के बाद जब हम अगले साल जब फिर मिलेंगे दोबारा होली पे, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी जो है अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में और आगे बढ़ेंगे, अपने पोर्टफोलियो को और रंगीन बनाएंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। टाइम आ गया है मैंडेटरी डिस्क्लोजर का, तो मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं अपना एनालिसिस खुद करता हूँ, आइडिया होता है आपके साथ शेयर करूँ, तो प्लीज़ इसको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं समझिएगा, बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो प्लीज़ अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सलाह लें, अगर वो नहीं है तो अपना एनालिसिस खुद करें। आशा करता हूँ कि आप सब लोग जो है अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ, आपसे जल्दी मुलाकात करूँगा एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।